Hello everyone and welcome to this channel. I'm your mentor Khansa and today we are going to learn odd one out. तो कैट में जो पूछे जाने वाले odd one out हैं आज हम लोग इस चीज को शॉर्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे और इसके जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं उसको भी देखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम्स को देखने से पहले मैं आपको बता दूं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग odd one out को सीखेंगे, odd one out के सारे मैकेनिज्म को जानेंगे, उसके स्टेप्स को जानेंगे, उसके फंक्शंस को जानेंगे, उसके पॉइंट्स को जानेंगे और लास्ट में हम प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस का। तो गाइस ऑड वन आउट फ्रीक्वेंटली हमारे एग्जामिनेशन में कैट एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो इससे काफी स्टूडेंट्स का क्वेरी भी था कि सर काफी ज्यादा पजलिंग होता है, समझ में नहीं आता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आज हम डील करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज ऑड वन आउट और उसका मैकेनिज्म क्या है। कुछ लड़कों का ये भी क्वेश्चन था कि क्या ऑड वन आउट पैराजंबल जैसा है, क्या पैराजंबल की तरह है। समझ लेते हैं, टाइम देते हैं, पूरे वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा, फिर आपका ऑड वन आउट कभी नहीं फंसेगा। आइए तो ट्रिपल ओ का फंडा देखो। ट्रिपल ओ ऑड वन आउट का फंडा क्या है। 2017 से कंटिन्यूअसली ऑड वन आउट क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे कैट के वर्बल सेक्शंस में, राइट। तो ये पैराजंबल से सिमिलर है। दो तरीके के हम पार्ट्स भी बताएंगे कि दो तरीके के देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑड वन आउट विच वुड बी द बेसिक ऑड वन आउट, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि सीक्वेंस में होता है लाइक ये एप्पल्स एंड ऑरेंज। और जो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस के बेसिस पे ये नहीं है कि हाँ एप्पल्स है सारे सेंटेंसेस उसके बाद एक ऑरेंजेस है। आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट दैट वन। ये एक ईडियम्स है जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि वैसे सेंटेंसेस जो एकदम ऑड होते हैं उससे कोई रिलेवेंसी नहीं होती है, या फिर डिफरेंसेस हो सकते हैं बहुत सारे पॉइंट्स पे। किन किन पॉइंट्स पे डिफरेंस हो सकता है ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन अभी हम देखते हैं कि ऑड वन आउट है क्या। तो कैट ऑड वन आउट odd sentences questions are being asked since 2017 in CAT verbal ability sections. It is very similar to parajumbles. What I'm saying? Similar to parajumble, but this is not actual parajumble. Parajumble different hota hai. The only difference is that in parajumbles you are asked to arrange the sentences to form a coherent paragraph. ठीक है, पैराग्राफ बनाएंगे, कोहेरेंट पैराग्राफ। देयर वुड बी 4 सेंटेंसेस। उसका पूरा का पूरा मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि क्या उसके मैकेनिज्म है। उसको जाकर के एसएमआई के चैनल पे जाकर के उसको देख लो, समझ लो कि क्या क्या है। तो पैराजंबल क्या होता है। Whereas in odd sentences you are asked to find the sentence that is not a part of the paragraph, thus the name odd one out। मतलब कि वो पैराग्राफ का नहीं होगा, कहीं से भी उस लाइन को उस पैराग्राफ में वो रख दिया जाएगा। क्या क्या बेंचमार्क होता है, क्या क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम उस लाइंस को, उस सेंटेंस को एनालाइज कर सके कि भाई ये एक पैराग्राफ का पार्ट नहीं हो सकता है। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप ऑड वन आउट को सॉल्व कर रहे हो। तो ये समझ में आ गया कि एक पैराजंबल की ही तरह होता है जिसको हम लोगों को कोहेरेंट वे में सजाना होता है। देन आफ्टर हम उसमें से एक ऐसा सेंटेंस को स्किप आउट कराते हैं, बाहर कर देते हैं जो उसका पार्ट नहीं होता है। मतलब क्या है कि अभी जो पैराजंबल दिए जा रहे हैं उसमें 4 सेंटेंसेस होते हैं पैराजंबल के। उसको हम लोग को अरेंज करना होता है सीक्वेंस में कि फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, थर्ड एंड फोर्थ कौन सा होगा। लेकिन अगर आप इसकी बात करोगे तो इसमें 4 की जगह 5 सेंटेंसेस होते हैं और 4 सेंटेंसेस बोलते हैं कि भाई हम कोहेरेंट वे में हम एक दूसरे से रिलेटेड है, और एक जो सेंटेंस है ये हमारा भाई नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट ना, ये हमारे पैराग्राफ का पार्ट नहीं है, उसको आपको फाइंड करना पड़ता है। तो फाइंड करने का जरूर कुछ मैकेनिज्म होगा, जरूर उसके पीछे कुछ लॉजिक होगी। तो इस लॉजिक को सीखते हैं। मतलब कुछ तो रैंडमली आप जाते हो, पढ़ते हो उन सारी चीजों को और आपको लगता है कि अरे ये नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा इतना आसान क्वेश्चन कैट नहीं पूछता है, उसके पीछे लॉजिक होती है। क्यों? क्योंकि आपको वो कंफ्यूज करना चाहता है कि जिसको आप अपना समझ रहे हो वो आपका अपना नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए इस फंडा को और हम लोग इलैबोरेट करते हैं। तो हमने दिया है टाइप्स ऑफ ऑड वन आउट क्वेश्चन। सबसे पहले समझ लो कि टाइप्स ऑड वन आउट के कितने होते हैं। सो आई हैव क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप, 2 टाइप्स में मैंने इसको क्लासिफाइड कर दिया है। एक तो होता है कि बेसिक ऑड वन आउट। मतलब क्या है भाई? तो बेसिक ऑड वन आउट का मतलब है कि 4 चीज ये रहेंगे, उसमें से हमारे पास में ये डायरेक्ट हटा देना होता है कि भाई इसे हटा दो, ये इसका पार्ट नहीं है। समझ लो यहाँ पे एप्पल्स एंड ऑरेंजेस मैंने यहाँ पे बात की है। इट डजंट मीन दैट के चारों सेंटेंसेस एप्पल्स के होंगे और एक ऑरेंज का होगा। नो, नॉट एट ऑल। एक इडियम्स है
यूज विथ रेफरेंस टू टू थिंग्स that are fundamentally different and therefore not suited to comparison, right? तो इसको हम लोग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस के बेसिस पे ले सकते हैं कि हाँ भाई कुछ एप्पल्स हैं कुछ ऑरेंजेस हैं, तो ऑरेंजेस को हटा दो, राइट? नो, नॉट एट ऑल। ये एक ईडियम है, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। गूगल करोगे दिख जाएगा कि एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का मतलब क्या होता है। यूज विथ रेफरेंस टू टू थिंग्स that are fundamentally different and therefore not suited to comparison। उसको comparison भी नहीं किया जा सकता है। That's why ये idioms odd one out के लिए frequently मतलब बताया जाता है इस चीजों को। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसके पॉइंट्स क्या है। तो पॉइंट समझ लेते हैं। देखो, इसमें भी 4 से 5 सेंटेंसेस होते हैं, is given in odd one out question। Very good, 4 से 5 सेंटेंसेस होंगे my dear। Try to understand। Sentences are arranged। What I'm saying, sentences are arranged। पहले से ही arranged होगा। उसमें से हम देखेंगे कि देखो ना, ये सारे के सारे एक चीजों पे बात कर रहे हैं, राइट? सपोज कि एप्पल पे बात कर रहे हैं, ये सारे सारे एप्पल्स बात कर रहे हैं, राइट? उसी के बारे में। और ये ऑरेंज के बारे में बात कर, तो वी कैन इजिली आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट दैट वन, दैट दिस शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ। So we can easily identify on the basis of apples and oranges, because that is not suited, because in this line we are not talking about those things which have been already used in four sentences. So we can easily identify. Only we need to find the sentence which is not the part of paragraph. We can just do this. Is totally, I mean, you can say this is very easy to find out that one. Now if I just talk about advanced level के odd one out होते हैं कैसा, जो अभी के कैट पेपर में पूछे जा रहे हैं माय डियर, इसको समझ लो आराम से। क्या है, 5 सेंटेंसेस होंगे, 4 नहीं 5 सेंटेंसेस होंगे। क्या होगा, 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें से बताना है कि भाई ये हमारे फैमिली का पार्ट नहीं है, ठीक है, पहचानना होता है। कुछ बहरूपिये होते हैं तो उसको पहचानना पड़ेगा, राइट? कि दिखता तो है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, राइट? तो दिखता तो है लेकिन दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे करेंगे भाई। इतना पजलिंग होता है कि दूसरे को पहचानना कि दूसरे के दिल में क्या छुपा है। यहाँ पर सर पैराग्राफ में भी ये चीज दिया है कि इस पैराग्राफ में क्या छुपा है, इसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये इस पैराग्राफ का पार्ट है या नहीं है। यार जिंदगी में भी है और ये हमारे पास में कैट पेपर में भी है कि फाइंड आउट फाइंड आउट द कल्प्रिट। चलो नेक्स्ट पॉइंट हमें देता है, सेंटेंस वुड बी इन इनकोहेरेंट वे। ये अरेंज नहीं होंगे, इनकोहेरेंट वे में हो सकते हैं, है ना? वी नीड टू अरेंज द सेंटेंस एंड फाइंड द ऑड सेंटेंस विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है भाई, हम समझ गए कि बेसिक में क्या होता है और एडवांस में क्या होगा। ये अरेंज होंगे, ये अरेंज नहीं होंगे। वहां 4 से 5 सेंटेंसेस होंगे, यहाँ पे 5 सेंटेंसेस होंगे। 4 इसके अरेंज करने पड़ेंगे और एक जो होगा उसका ऑड होगा। चलिए, ये हमने टाइप समझ लिया, इससे क्वेश्चन नहीं आते, राइट? बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस इज इसेंशियल, राइट? सो आई एम जस्ट गोना इरेज दिस वन सो दैट आई जस्ट शिफ्ट। तो चलिए, इस चीजों को किसी को प्रॉब्लम है? नहीं होगी प्रॉब्लम, अब बिल्कुल भी नहीं होगी प्रॉब्लम। हम लोग इस चीजों को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इस चीजों को समझ सके एंड देन वी कैन जस्ट इजीली फाइंड आउट, राइट ना, कि क्या सही और क्या गलत होगा। तो अब मैं शिफ्ट हो रहा हूं दूसरे पर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप इसको अपने पास भी रख सकते हो। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि साइन क्या क्या है। सर, ऑड वन आउट को पहचानने का साइन क्या है? सर साइन बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऑड वन आउट के साइन क्या है। तो देखो, पहला मैंने जो दिया है ना यहाँ पे, ये दिया है इनकंसिस्टेंट टेंस। व्हाट इज दिस? टेंस, वो भी इनकंसिस्टेंट। मतलब क्या है कि ऐसे पैराग्राफ होंगे जो टेंसेस के बेस पे भी हो सकते हैं। मतलब एक सेंटेंसेस इज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, सेकंड भी फ्यूचर, थर्ड भी फ्यूचर, 4 आपको फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं बट जो रिलेटेड है, और एक टेंस आपको पास्ट से रिलेटेड है, राइट? तो वो ऑड हो जाएगा। ये एक आपको साइन है ऑड वन आउट को करने का। द इंटायर पैराग्राफ मे बी इन वन टेंस, present, past or future, then there may be a sentence that odd because it has entirely different tense. So first point I just given you to find out, to get the sign to odd this sentence, right? So this is first.
इनकंसिस्टेंट टोन मतलब टोन, हम लोग पैसेज में भी टोन पढ़ते हैं, बहुत सारे टोन होते हैं, है ना। एसॉबिक टोन होता है, जजमेंटल होता है, बाइस्ड होते हैं, ये सारे टोन है ना। तो हम देखेंगे कि आखिर उस पैराग्राफ का टोन किधर को जा रहा है, किसी को क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा है ना। अगर किसी को 1 2 3 सेंटेंसेस में क्रिटिसिज्म है तो वो पूरे के पूरे उसी टोन पे बात होगी। अगर कोई डिफरेंट टोन्स आ जाते हैं, टोन का मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आप जाके देख लेंगे कि टोन के बारे में पूरा का पूरा टोन मैंने दे रखा है कि कैट में कितने टाइप के पैसेज से या फिर पैराग्राफ में टोन्स पूछे जाते हैं। तो द पैराग्राफ में बी इंटायरली फॉर्मल और समटाइम्स इनफॉर्मल इन टोन एंड द मिसफिट सेंटेंस हैज द ऑपोजिट टोन। अगर फॉर्मल है तो सारे फॉर्मल्स होंगे, अदरवाइज सरकाज में हो सकता है, आयरनिकली हो सकते हैं, तो ये सारे टोन हो सकते हैं जो कि मिसफिट होंगे, उस जगह पे उस पैराग्राफ के को छोड़ करके बात कर रहे होंगे। तो इजिली यू कैन जस्ट एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ टोन एज वेल। चलो तीसरा पॉइंट क्या है मेरे दोस्तों, ऑल्सो टाइप, मतलब द इंटायर पैराग्राफ में टॉक अबाउट वन थिंग दैट अ पर्सन or persons have been doing. The misfit may talk about something entirely different than the same people may have done. मतलब कि बिल्कुल also type, मतलब कि ये मैं बोल रहा हूं कि एक पर्सन कोई काम कर रहा है तो जिस चीजों में इन्वॉल्व है उसी के बारे में बात हो रही है। एक सेंटेंस ऐसा आ गया कि उसके पास से रिलेटेड कोई ऐसा वर्ड जो कि वो सीक्वेंस में नहीं फिट हो पा रहा है, ठीक है, कि ये वाले बात कहां से आ गई। ऑल्सो टाइप की वो डॉक्टर के बारे में बात कर रहा है कि ही इज अ डॉक्टर एंड डॉक्टर 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 सारा चीज, पास में बोलता है कि ही हैज आल्सो कंप्लीटेड हिज सम सर्टिफिकेट प्रोग्राम दैट वाज नॉट रिलेटेड टू एमबीए, उसने भी कर लिया। तो इस टाइप के मिसफिट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑल्सो टाइप, इसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, दैट वुड नॉट बी द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ। चलो अब आते हैं द ऑपोजिट टाइप। भैया इसको पहले भी मैंने बताया है कि एकदम ऑपोजिट होगा। द पैराग्राफ में टॉक अबाउट वन थिंग एंड द मिसफिट ट्राई टू प्रूव द ऑपोजिट, और दूसरा जो मिसफिट होगा वो क्या करेगा, ऑपोजिट को ट्राई करेगा, भैया सेट कर देगा वहां पे कि आप इस चीजों को मान लो, लेकिन दैट वुड नॉट बी द पार्ट ऑफ दैट पैराग्राफ। उसके बेसिस पे भी वी कैन जस्ट एलिमिनेट दैट वन कि ये हमारे पैराग्राफ का पार्ट नहीं होगा। दिस में सीम इजी टू स्पॉट but is usually made difficult by making the opposition subtle। हो ये थोड़ा सा आपको क्या करेगा, ये बैफल कर सकता है ये उस वक्त जब आप इस चीजों को देख रहे हो कि ऑपोजिट है, लेकिन क्या ये कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, क्या ये बात उसके अगेंस्ट में जाके बात कर रहा है। तो ये सारे जितने भी हमने साइन दिए यहाँ पर, ये आपको ये बताएगा कि यहाँ पर मिसफिट है, ये पैराग्राफ का पार्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। यू नीड टू गिव योर हिट टुवर्ड्स दैट वन सो दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ दीज साइन माय डियर। So if you have any kind of doubt, please मुझे comment करो, then I'll just elaborate one by one। और भी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, you can just मुझे आप comment करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो है स्टेप आ जाएगा कि भाई अब चलिए ठीक है, मैंने साइन देख लिया सर, अब इसको कैसे हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो पहला जो मैंने यहाँ पे स्टेप दिया है, ये स्टेप आपको पैराजंबल में भी बहुत ज्यादा काम करता है, और पैराजंबल के भी वीडियो में मैंने इस स्टेप को दिया है। इस स्टेप को आप देख सकते हो कि वहां पे मैंने स्टेप्स दिए हैं, टिप्स दिया है, एंड देन वी हैव ट्राई टू फाइंड द आंसर्स ओवर देयर। सो नाउ एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं आराम से कि पहला स्टेप में क्या करना है। तो लुक फॉर द सेंटेंस that is most likely to start a paragraph। भाई it will happen only on the basis of elimination step। भाई एलिमिनेट करो। अब इस एलिमिनेट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, देयर आर 7 टिप्स टू एलिमिनेट। कैसे कैसे कर सकते हैं, तो पहला है शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म, आइडिया, एग्जाम्पल, एंड देन आफ्टर आप कह सकते हो जनरल, स्पेसिफिक, देन प्रोनाउंस, देन कॉज एंड इफेक्ट, देन आपका क्रोनोलॉजी। ये सारे आपको बताएंगे कि इस चीजों को हम एलिमिनेट कर दें। अगर ये चीज नहीं किया है तो पैराजंबल का वीडियो देखो, उसमें तुमको पूरा का पूरा समझ में आएगा, जितने भी 7 टिप्स को मैंने फॉलो कराया है। चलिए तो हम लोग क्या किया कि उसको एलिमिनेट करो और पहला ढूंढो कि कौन सी ओपनिंग सेंटेंस है, इसको आपको करना होगा। ओपनिंग सेंटेंस फाइंड आउट करने के लिए यू नीड टू फॉलो 7 टिप्स, है ना। यहाँ पे 3 स्टेप्स है पैराजंबल में कि एलिमिनेशन है,
उसके बाद में पेयरिंग है, एंड देन द फाइंड द सेकंड। ये 3 स्टेप्स फॉलो कराता हूं मैं, और 7 टिप्स है जो ये तीनों स्टेप्स को फॉलो करने में मदद करते हैं। तो लुक फॉर द सेंटेंस दैट इज मोस्ट लाइकली टू स्टार्ट अ पैराग्राफ, एंड दिस विल बी only happen after you knowing your 7 tips, right? So that will definitely help you out to eliminate the sentences, so that you just find the first or the starting sentence, that sentence which introduce an idea or a concept, and that which is not abrupt of a start a paragraph, right? तो एलिमिनेट करोगे, यू कैन इजिली फाइंड द फर्स्ट सेंटेंसेस, एंड देन आफ्टर आपको ये पता चल जाएगा कि इसका फ्लो किधर जाने वाला है। पहला आपको मिलने के बाद यू कैन इजिली आइडेंटिफाई कि कौन कौन से इसके अब पार्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि सिमिलैरिटी के बेसिस पे बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट के बेसिस पे हो सकते हैं, एंड कॉज एंड इफेक्ट के भी बेसिस में सेंटेंसेस वहां पे दिए हो सकते हैं। चलिए, तो पहला स्टेप देखा। सेकंड क्या है भाई? तो आर नेक्स्ट स्टेप शुड बी टू एस्टैब्लिश अ क्रिएटिंग लिंक। देखो, अपना क्या करना है? लिंक क्रिएट करना है, ठीक है? मतलब क्या है? ये सेकंड स्टेप है, जिसको हमने बोला था कि पेयरिंग, इसको बोलते हैं पेयरिंग स्टेप। द सेंटेंस दैट इज टेकिंग द आइडिया फॉरवर्ड ऑन सिमिलर लाइंस will come next in the sequence. See whether the subject in the sentences are liked or not. देखना पड़ेगा कि उसमें सेंटेंसेस एक से दूसरे मिल रहे हैं कि नहीं मैच कर रहे हैं, चाहे वो कॉन्ट्रास्ट के बेस पे हो, डजंट मैटर। मतलब कि कहीं पे बट, येट, दो, ऑल्दो, ये सारे वर्ड्स अगर यूज किए हुए हैं तो ये कॉन्ट्रास्ट के बेसिस पे उसको कॉन्ट्रास्ट तो कर रहे होंगे, वो उसके एक पार्ट होंगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं देखना है कि कॉन्ट्रास्ट है तो इसको हम हटा देते हैं, नो। हो सकता है कि उसके बारे में वो कॉन्ट्रास्ट के वे में वो बात करना चाह रहे होंगे, ये सारे कंजंक्शंस को यूज करके, बट, येट, दो, ऑल्दो, ये सारे पार्ट हैं उसके। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे, लिंक क्रिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रास्ट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट्स। चलिए, अब तीसरा आता है, द सेंटेंस दैट यू फाइंड डिफिकल्ट टू फिट इनटू द सीक्वेंस is the odd sentence and often the right answer. देखो, I am just giving you this lines because of कि हमने इस practically, मतलब कि मैंने देखा है कि जब भी हमको ये लगता है कि ये अच्छा नहीं है, मतलब कि फिट नहीं हो पा रहा है, और in spite of looking into that one कि वो फिट नहीं हो रहा है, फिर भी उस पर स्ट्रगल कर रहे हैं कि इसको कहीं फिट कर दिया जाए, beware, वही हो सकता है कि वो odd one out है ना, और सेंटेंस हो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो डिफिकल्ट लगता है कि ये फिट नहीं हो रहा है, तो उसे जबरदस्ती आप उसमें शामिल करने की कोशिश मत करो, वही ऑड होगा, क्योंकि आप बिना मतलब का पजल हो जाओगे। 4 सेंटेंसेस को देखो, सिलेक्टिव अप्रोच, मतलब होना क्या चाहिए कि एलिमिनेट किया, फर्स्ट ढूंढ लिया आपने, उसके बाद आप देखो कि कौन किसका पेयरिंग है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, कॉन्ट्रास्ट एंड कॉज एंड इफेक्ट। इसके बेसिस पे आप उसको पेयर कर लो। पेयर करने के बाद में आपका जो बच रहा है ना रेस्ट, अब उसके साथ में आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, या इमोशनली अटैच नहीं हो सकते हो, सोचने लग जाते हो कि नहीं ये भी तो वही चीज बात बोल रहा है, नो, दैट वुड बी डिफिकल्ट टू फिट ओवर देयर, दैट्स व्हाई दैट इज ऑड, बट इट विल डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो एक लिंक क्रिएट आपके माइंड में करेगा, वो नहीं करेगा, आपका माइंड करेगा कि ये हो सकता है कि ये इससे लिंक कर रहा है। नो, नॉट एट ऑल, वहां पे पजल होने की जरूरत नहीं है। फोर्थ लाइन है स्टेप्स, डोंट गो जस्ट बाय अपीयरेंस। मैंने लिख दिया है, don't go just by appearance. The subject matter of the odd sentence odd may be very similar to that of the other sentences, but it is not just about subject matter. We must ask these questions: are they logically related? Even if the sentences are not logically related, they all might be independently मतलब कि grammatically correct होना चाहिए, and yet they may not फॉर्म अकॉर्डिंग। देखो, बहुत पॉइंट की बात है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने अभी आपको कंजंक्शन बताया, दैट इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर। तो अगर इस चीजों को आप गौर करोगे, तो अगर अपीयरेंस दिया हुआ है, पहला आप एलिमिनेशन स्टेप नहीं लोगे, फंस जाओगे। मतलब फर्स्ट आप अगर नहीं ढूंढ रहे हो, फंस जाओगे बिल्कुल। आप रैंडमली अगर देख करके सोच रहे हो कि ये ऑड होना चाहिए, नो, नॉट एट ऑल। हो सकता है कि वो स्टार्टिंग हो और दूसरे सेंटेंस जो है ना, वो उसको दूसरा वाला सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट कर रहा हो या सिमिलर के पैटर्न पे रख रहा हो सकता है कि स्टार्टिंग वाले ही आपको, होता नहीं है बहुत बार क्या होता है कि जब हम पैसेज पढ़ते हैं तो पैसेज में क्या होता है, टॉपिक स्टेटमेंट होता है।
टॉपिक स्टेटमेंट में भी इफ आई जस्ट टॉक अबाउट देयर इज अ वाटर शॉर्टेज, अगर मैं वाटर शॉर्टेज की बात करूं तो कहां से स्टार्ट कर सकता हूं? जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब कि वाटर शॉर्टेज मैं एक वर्ल्ड लेवल पे स्टार्ट कर दूं, कर देता हूं ना, कि वर्ल्ड में पानी की कमी है और उसको ला करके किसी घर के टैप वाटर से ऐड कर देता हूं कि देखो इसकी वजह से ना घर में टैप वाटर पानी भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये हमारा कहीं से भी वो चीजों को लिंक कर सकता है। तो टॉपिक स्टेटमेंट एंड देन आफ्टर इलैबोरेशन ऑफ द टॉपिक, देन उसके बाद में पार्ट होते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपीयरेंस के बेसिस पे उसको आप ऑर्डर नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कि उसने टॉपिक स्टेटमेंट दिया एंड देन आफ्टर इलैबोरेशन, तो आपको लग रहा है कि टॉपिक स्टेटमेंट नहीं फिट हो रहा है, भाई यही ऑर्ड होगा। नो, नॉट एट ऑल। टॉपिक स्टेटमेंट उसका स्टार्टिंग लाइंस हो सकता है एंड देन आफ्टर द इलैबोरेशन ऑफ दैट वन। इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द वाटर शॉर्टेज इन मैक्सिको सिटी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वर्ल्ड लेवल पे लाएंगे, उसके बाद किसी पर्टिकुलर मैक्सिको सिटी के बारे में बात करेंगे, मैक्सिको सिटी के अंदर में हाउस में जो वाटर की शॉर्टेज है उसके बारे में बात करेंगे। तो वी कैन जस्ट मेक द चेन, और उस चेन को जब हम बनाते हैं तो हम चलते हैं जनरल टू स्पेसिफिक, और जब जनरल टू स्पेसिफिक चल रहे हैं तो जनरल विल नॉट टैली विद द स्पेसिफिक वर्ड्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हो सकता है कि वहां से टॉपिक स्टेटमेंट एंड एलैबोरेशन दोनों को एक साथ अगर दे दिया गया है एक पैराग्राफ में, तो और उसको अलग अलग कर दिया गया है, तो बिल्कुल टॉपिक स्टेटमेंट आपको लगेगा कि यही ऑड है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, नॉट गो जस्ट बाय अपीयरेंस। The subject matter of the odd sentence or may be very similar to that of the other sentences, but it is not just about subject matter. हम लोग subject matter की बात नहीं कर रहे हैं, ये लॉजिकली रिलेटेड होना चाहिए और ग्रामर के अकॉर्डिंग भी करेक्ट होना चाहिए। ग्रामर में हमने क्या बताया? कंजंक्शंस बहुत ही मायने रखता है, मतलब कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम, दो वर्ड के जोड़ने का काम किसका है? कंजंक्शन का है। तो कंजंक्शंस क्या क्या काम करेगा? उसको सिमिलरिटी के बेस पे जोड़ेगा या कॉन्ट्रास्ट के बेस पे? ये कॉज एंड इफेक्ट के बेस पे जोड़ेगा। और सारे कंजंक्शंस मैंने आपको ट्रांजिशन वर्ड्स के माध्यम से मैंने आपको पैराजंबल में बता रखा है। तो वहां पैराजंबल का क्लास देख करके आप सारे के सारे ट्रांजिशन वर्ड्स को याद कर लो, और ये सारे कनेक्टर्स होते हैं जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का काम करते हैं। सो आई गेस के आप लोगों को ये आ गया होगा, स्टेप टू सॉल्व ऑड वन आउट। सारे आपने स्टेप्स देख लिए इसके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और मैं बोलूंगा कि अगर इसमें से कोई भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करो भाई, मैं इस चीजों को आपको समझाने की कोशिश और करूंगा। चलिए, अब हमारे पास में है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लेते हैं और उस पर प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से। तो एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन दिया है, ये समझाने के लिए है, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस वन। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मैंने बोला है कि देखो, टैक्सी है, प्लेन है, बाइक है, वॉक है, तो विच शुड बी द ऑड? आप तो इजी बता दोगे ना भाई, आराम से बता दोगे इस चीजों को कि क्या है भाई। टैक्सी मीन्स ऑफ, मीन्स ऑफ, मीन्स ऑफ, बट दिस इज नॉट द मीन्स ऑफ गोइंग वन प्लेस टू अनदर। नो, ये कोई मीन्स नहीं है। तो वॉक का मतलब टहलना है ना, तो दिस वुड बी द ऑड, है ना। टैक्सी, प्लेन एंड बाइक, ये सारे मीन्स है। ओके फाइन, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन सेंस वही है। सेंस मतलब कि क्या है? और अलग करना है, जो कि पार्ट नहीं हो सकता है, इन तीनों से रिलेवेंसी नहीं होगी। लेकिन मैं इससे ग्रैब कराना चाहता हूं, आपके टेंशन को ग्रैब करना चाहूंगा कि देखो, टैक्सी इज नॉट इक्विवेलेंट टू प्लेन, प्लेन इज नॉट इक्विवेलेंट टू बाइक, है ना। तो ये इसमें किस टाइप का लिंक है? लिंक है, लिंक, इस चीज को समझिएगा, लिंक है। क्या एक ऐसा लिंक क्रिएट कर रहा है जिसके बेसिस पे वी कैन से कि ये तीनों एक जैसे हैं, कोहेरेंट वे में है, राइट। ये बेचारा ऑड है, जो कि पार्ट इन तीनों का नहीं है। चलिए, इसी टाइप से हम क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 में 5 सेंटेंस दिए गए हैं और ये ऑड है। इसमें से ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, इसमें से एक हमको एलिमिनेट करना है, दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस पैराग्राफ। So people who study children's language spend a lot of time watching how babies react to speech they hear around them. बोल रहा कि people जो है ना, who study, जो करते हैं स्टडी चिल्ड्रंस लैंग्वेज पे, spend a lot of time watching how babies react, के किस टाइप से बेबी रिएक्ट करता है to the speech, बात जो बोले जाते हैं उस पर, they hear around them, जो वो अपने चारों तरफ सुनते हैं। वेरी गुड। दे, नाउ दे, ये क्या है भाई? ये तो प्रोनाउन है, जैसा कि मैंने पहले आपको पैराजंबल में बताया था, ये प्रोनाउन है, मतलब कि ये लिंक क्रिएट कर रहा है। दे मेक फिल्म्स ऑफ एडल्ट्स एंड बेबीज। दे कौन? पीपल, है ना। यही तो एक यहाँ पे नाउन है जो कि प्लूरल है, राइट। दे मेक फिल्म्स ऑफ एडल्ट्स
and babies interacting and examining them very carefully to see whether the babies show any signs of understanding what the adults say. ये देखने के लिए कि क्या वो साइन मतलब कि मिलता है जो भी एडल्ट्स उनके सामने में बोलते हैं, तो उसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, फिल्म्स बना रहे हैं, है ना, एडल्ट्स एंड बेबीज के इंटरेक्शन पे, ठीक है, और एग्जामिन करेंगे बहुत केयरफुली टू सी वेदर द बेबीज शो एनी साइन, क्या कोई साइन देता है ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट द एडल्ट से, जो बच्चे को बोला जाता है क्या उस पर कोई साइन देता है. ओके फाइन, ठीक है, ये लग रहा है कि हाँ भाई स्टडी हो रही है चिल्ड्रंस के लैंग्वेज पे, तो यही कर रहे होंगे कि वो फिल्म बनाना भी एक स्टडी का पार्ट होगा. दे बिलीव, नाउ वंस अगेन दे पीपल के लिए आया है ना, दे बिलीव दैट बेबीज बिगिन टू रिएक्ट टू लैंग्वेज फ्रॉम द वेरी मोमेंट दे आर बोर्न. ठीक है भाई, दो चीजें बोल रहा है, दे, ठीक है, पीपल के लिए, दे बिलीव, ठीक है, द बेबीज, ओके फाइन. समटाइम्स द साइंस आर वेरी सटल, स्लाइट मूवमेंट ऑफ द बेबीज आईज और द हेड और द हैंड्स. ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग साइंस के बारे में बात कर रहे हैं कि साइंस है यहाँ पे, तो ये हम लोग इसी चीजों को खोज रहे हैं. दे मेक फिल्म्स of adults and babies interactions and examining them very carefully to see whether the babies show any sign. यहाँ पे हमने साइंस के बारे में बात किया है और ये फोर्थ में भी बात हो रही है. You had never noticed them if you were just sitting with the child, but by watching a recording over and over you can spot them. लेकिन रिकॉर्डिंग कब होगी, जब फिल्म बनेगी तब. ठीक है, वेरी गुड. ये भी हमारा एक पार्ट ही है कि हम उसको बार बार देखेंगे तभी हम स्पॉट कर सकते हैं कि उसका क्या साइन है, वो हमारे पे कैसे रिएक्ट करते हैं बच्चे. तो अब आप ये बताइए कि पीपल हु स्टडी इज नॉट रिलेटेड टू, मतलब कि वी हैव सस्पिशंस, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट वन, कि बच्चा उस पर साइन करता है या नहीं करता है, कुछ भी नहीं पता है. तो हम इसके लिए, जब पता नहीं होता है तो वी डू स्टडी ओवर देयर, राइट ना, हम लोग स्टडी करते हैं उस पर और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बच्चे का साइन है. ओके, ऑल सेंटेंसेस आर रिलेटेड टू ईच अदर एक्सेप्ट ये दे बिलीव. यू नो व्हाई? बिकॉज दे बिलीव का मतलब वो अगर बिलीव करते हैं देन व्हाट इज द नीड टू स्टडी अपॉन दैट वन. बात समझने की कोशिश कीजिए. दे बिलीव दैट बेबीज बिगिन, और यहाँ पे ऊपर लिख रहा है कॉन्ट्रास्ट, अलग है ना, opposite हो गया. When they study, then what is the need to give this sentences over here? They believe, और जब believe करते हैं then what's the need to study over here? So study के सारे चारों पार्ट मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ थर्ड नहीं मिल रहा है, because third is saying they believe that babies begin to react to language from the very moment they are born. Getting my point? तो they believe, वो विश्वास करते हैं, जब विश्वास है there is no need to study upon that one. So when they are just doing a study upon that, there is no mean to connect this line over there on the basis of कि contrast है, ये अलग हट के बात कर रहा है. They believe, right? तो believe वाला सेंटेंस ये odd हो जाएगा, because सारे के सारे एक दूसरे को सीक्वेंस में ला रहे हैं और सब एक से अरेंज है, because ये प्रोनाउन है, ये sometimes साइन की बात कर रहा है. You had never noticed, क्योंकि रिकॉर्डिंग के बाद ये हम लोग कर पाएंगे, तो रिकॉर्डिंग के बाद ही ये सेंटेंस आएगा. तो फर्स्ट ये हो जाएगा सेंटेंसेस, उसके बाद सेकंड हो जाएगा, फोर्थ एंड फिफ्थ. दिस वुड बी द सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस. आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द सेशंस. आई होप कि आप इस क्लासेस को 2 बार 3 बार देखोगे एंड देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैकेनिज्म टू सॉल्व ऑड वन आउट. एंड मैं इस पे 3 वीडियोस और बना रहा हूं जिससे आप आराम से इन सारी चीजों को देख पाओगे कि किस टाइप से ऑड वन आउट और भी जितने भी प्रीवियस ईयर के कैट के क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं डील करूंगा. एंड आई होप यू विल डेफिनेटली एंजॉय द सेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंस. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ में, सो दैट यू जस्ट एंजॉय द सेशंस. राइट गाइस, चलो, thank you, thanks a lot, bye bye.